सीरीज में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। और आपको पता है कि ये एक अपने आप में बड़ा ज्वलंत विषय है। तो इसके बारे में हम सब चीजों पे बात करेंगे, और अगर हमें ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में हमारी ये बात कंप्लीट नहीं होती है, और ऐसा ऐसा लगता है कि इसके ऊपर और बात करने की जरूरत है, और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तो हम फ्यूचर में भी इस पे पॉडकास्ट करेंगे। हमारे साथ आज है दोस्तों विकास सिंह। विकास जी एक बहुत ही मजे हुए, बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर और टेक्निकल लीडर हैं। बिजनेस की भी इनको बहुत अच्छी समझ है। विकास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बेसिकली इलेक्ट्रिकल, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी प्रवीण है। और विकास हैज वर्क विद वेरी टॉप नॉच कंपनीज लाइक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ही वर्क्स विद he worked with Gammon India, he worked with Bechtel, and currently he is a lead technical manager, technical lead in Samsung engineering. तो विकास, आपका स्वागत है। आप हमको सुन पा रहे हैं विकास? हाँ, थैंक यू सर चेतन। मैं आपको या पूरी तरह सुन पा रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो विकास, हम अपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जैसा कि होता है हमारे कल्चर में है कि हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कि हमारा ये जो डिस्कशन है वो बड़ा हम आप हमें अच्छी अच्छी चीजें बताएं और हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हो। तो विकास, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये जो कन्वेंशनल डीजल या पेट्रोल इंटरनल कंबशन इंजन है, उससे कैसे डिफरेंट है। और थोड़ा आप अपनी थोड़ी वॉइस थोड़ी सी तेज रखिएगा, जिससे हमें आसानी से सुनाई दे। और थोड़ा सा इजीली समझाइएगा। बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें मत जाइएगा। विकास प्लीज। हाँ, ज़रूर चेतन। चेतन, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो हमारा डीजल इंटरनल कंबशन इंजन या डीजल का, पेट्रोल का, हाँ ये जो इंजन है, हाँ। हमारा हम्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हाँ। इंसिडेंटली इनसे पुराना है। हम्म। मतलब अच्छा। कि जब पहली कार बनी तो इलेक्ट्रिक कार बनी थी, ना हाँ कि आईसी इंजन कार बनी थी, इंटरनल कंबशन इंजन की कार बनी थी। लेकिन उसके हाँ। साथ जो लिमिटेशंस थी, ये थी कि भाई बैटरी की लिमिटेशन हमेशा रही। बैटरी इतना नहीं था कि उसकी रेंज ज़्यादा नहीं हो पाती थी, तो इस कारणवश। हाँ। और इलेक्ट्रिक व्हीकल था ये, जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल है, इसके अंदर पेट्रोल या डीजल की मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं। हाँ। अपनी सुविधा अनुसार टैंक का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं, और उस हिसाब से वो हाँ। उसकी रेंज बढ़ जाती है। इस कारण धीरे हाँ। धीरे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मार्केट से हट ही गया, और हाँ। इंटरनल कंबशन इंजन ने इसकी जगह ले ली। फिर उसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन ने जगह ली, तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है, चाहे पेट्रोल का हो या डीजल का हो, उसके अंदर एनर्जी सोर्स जो है प्राइमरली आपका फ्यूल रहता है, जो कि चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। तो वो फ्यूल जाता है इंजन के अंदर, उसके पिस्टन में उसको इग्नाइट करते हैं। चाहे डीजल इंजन में उसको हम कंप्रेशन के थ्रू इग्नाइट करते हैं, फिर एज पेट्रोल इंजन में उसको इग्निशन के थ्रू इग्नाइट करते हैं। और वो हाँ। अब पिस्टन को पुश करता है, जिससे कि आपका इंजन में आपका रोटेशन आता है। उसको हम गियर बॉक्स के थ्रू, या उसको ट्रांसमिशन भी बोला जाता है, ट्रांसमिशन के थ्रू व्हील तक पहुंचाते हैं। ये बेसिक एक किसी भी व्हीकल का एक आर्किटेक्चर में बोल सकता हूँ है। क्योंकि आपने मुझसे बोला है कि ज़्यादा टेक्निकल में जाना नहीं है, इसी कारणवश हाँ। मैं इसको थोड़ा बिल्कुल सिंपल रखना चाह रहा हूँ। बाकी हाँ। अगर दर्शकों के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कमेंट में अगर आते हैं तो हम आंसर कर सकते हैं। उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन है, यानी पेट्रोल या डीजल का इंजन है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्ट्स, जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो हाँ। वो काफ़ी होते हैं। करीब करीब 2000 तक मूविंग पार्ट हो सकते हैं एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन में, हाँ। है। जो कि एक उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। लिमिटेशन इस कारणवश हो जाती है कि वो उसकी मेंटेनेंस, जितना चीज़ें मूव करेंगी उतना ज़्यादा उसके अंदर घर्षण होगा, यानी फ्रिक्शन होगा, और उसके कारण वो उतना वेयर एंड टेयर होगा। वेयर एंड टेयर होगा तो भाई उसको मेंटेनेंस चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर स्कोर कर लेता है। जहाँ पर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अभी टेस्ला मोटर्स ने जो लेटेस्ट कार बनाई है, आप हाँ। विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे केवल 20 मूविंग पार्ट है पूरी गाड़ी के अंदर, इंक्लूडिंग योर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंक्लूड करके आपके पास 20 मूविंग पार्ट है।
तो आप सोचिए कि जो मतलब 20, मेंटेनेंस का। मतलब 20 वर्सेस 2000, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में यस, केवल 20 मूविंग पार्ट्स हैं, और कंपेयर टू हमारा जो पेट्रोल या डीजल वाला है जिसमें 2000 मूविंग पार्ट हैं। तो ये मतलब काफी काफी जो है वो इजी हो गई इसकी मेंटेनेंस, और काफी सरल हो गया इसको असेंबल करना। बिल्कुल, और बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही। इसका जो आर्किटेक्चर है, व्हीकल का आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है। आपके पास हाँ बैटरी है, बैटरी के हाँ। बाद आप मोटर, बैटरी से मोटर को ड्राइव कर रहे हैं फंडामेंटली, और हम्म। मोटर ड्राइव कर रही है, फिर एक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया हुआ है, ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू आप व्हील को पावर पहुंचा रहे हैं, आपकी गाड़ी हाँ। आगे चल रही है। बहुत सिंपल अच्छा। स्ट्रक्चर है, और आप देखेंगे ठीक है तो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे विकास, आपने अच्छे से समझाया कि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल या डीजल व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी सरल है। मतलब एक तरीके से 1/100 पार्ट्स इसमें कम होते हैं। मतलब उसमें अगर 2000 है तो इसमें 20 हैं। और मेन जो ये सारी चीजें, मतलब क्या क्या चीजें हट गई, जैसे टैंक हट गया, है ना, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हट गई, और केवल आ गई बैटरी और मोटर, और बाकी तो फिर वो उसकी बॉडी रहेगी, और वो सब अंदर का सारा सिस्टम तो रहेगा ही। तो एक चीज ये बताइए विकास कि अ, अगर हम लोग, हमारे जो दोस्त हैं, अगर वो गाड़ी लेना चाहें, तो अभी चूंकि सबसे बड़ी जो बात होती है कि बैटरी की, हम बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो बैटरी में ये चीज होता है कि यार पेट्रोल पंप है, और कि पेट्रोल कम हो रहा है, गए पेट्रोल भरवा लिया। ये बैटरी का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ना मैं अपनी गाड़ी ऐसी रखूं कि भाई इलेक्ट्रिक का भी जो है वो मुझे मिल जाए, और डीजल गाड़ी का, डीजल या पेट्रोल गाड़ी का भी मिल जाए, तो हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं। तो हाइब्रिड व्हीकल वो अच्छा नहीं है, या हाइब्रिड व्हीकल इंडिया में अगर है तो उसकी क्या फ्यूचर है, उसका क्या प्लस माइनस है, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, हाइब्रिड व्हीकल बेसिकली क्या है, हाइब्रिड से मतलब हो गया कि दो चीज़ों को मिला करके वो बनाया गया है। तो हाइब्रिड व्हीकल हाँ में एक इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है, नॉर्मली पेट्रोल इंजन रहता है, और उसके अलावा एक हाँ मोटर ड्रिवन, बैटरी ड्रिवन व्हीकल, बैटरी ड्रिवन मोटर रहती है। ठीक है। तो उसमें कई कॉम्बिनेशन आते हाँ हैं एक हाइब्रिड व्हीकल में, जिसमें आपका इंटरनल कंबशन इंजन और जो मोटर है, दोनों मिल करके पैरेलली काम करेंगे, या फिर स्टार्टिंग में मोटर काम हाँ करेगी और स्टॉपिंग में मोटर काम करेगी। उसके अलावा आपका आईसी इंजन टेक ओवर कर लेगा नॉर्मल क्रूज के अलॉन्ग के दौरान, यानी जब गाड़ी नॉर्मल स्पीड पकड़ ली है। हाँ इसमें जो हाँ कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड व्हीकल आते हैं, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड व्हीकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फेम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसने खाली पैसेंजर व्हीकल में कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड व्हीकल को इंक्लूड किया है। उसके अलावा कहीं भी हाइब्रिड व्हीकल इंक्लूड नहीं है। उसका कारण यह है कि आप अगर हाइब्रिड व्हीकल ले रहे हैं, तो आप फंडामेंटली आप पेट्रोल पे डिपेंडेंट हैं, जो कि हमारी सरकार का और बाकी लोगों का भी, मतलब हर देश का यही ऑब्जेक्टिव है कि पेट्रोल या डीजल के ऊपर डिपेंडेंस कम कम की जाए। और आने वाले समय में, क्योंकि ये कम हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो इसकी ज़रूरत ना पड़े, मेरी व्हीकल या मेरी गाड़ी जो है कम्यूटेशन के लिए, कम्यूटिंग के लिए खाली हाँ प्योरली की प्योरली इलेक्ट्रिकल पे चले। तो कमिंग बैक टू आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल सॉरी। तो हाइब्रिड व्हीकल में क्या रहता है कि आपकी एक मोटर रहेगी, एक इंटरनल कंबशन इंजन रहेगा, और वो दोनों सेम गियर बॉक्स में, यानी सेम ट्रांसमिशन में जाकर के कपल होंगे। ठीक है। उसके बाद वो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू आपके व्हील को पावर जाएगी। तो आपके व्हील पावर जा रही है, दोनों मिल करके एक ही उसको ड्राइव कर रहे हैं, एक ही ट्रांसमिशन सिस्टम से व्हील को ड्राइव कर रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि भाई एनर्जी आपस में बांट लेंगे। तो जैसे आपकी गाड़ी जब इनिशियली स्टार्ट हुई तो उसको टॉर्क ज़्यादा चाहिए। अगर टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो उस दौरान आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसमें मेरे पास एक बहुत बड़ी आज़ादी रहती है कि मैं उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं, मतलब कि भैया किस स्पीड पे कितना टॉर्क हो, हाँ उसको मैं मोटर के डिज़ाइन में हाँ या मोटर को कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करके मैं वो कर सकता हूँ। तो हाँ टॉर्क, क्योंकि आपको खड़ी गाड़ी है, इनर्शिया ओवरकम करना है, तो आप उसमें इनिशियली मोटर में ज़्यादा टॉर्क आप ले सकते हैं। तो उस दौरान, क्योंकि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो ज़्यादा तेल खाता है गाड़ी को उठाने में, तो उस समय आपने मोटर से उठा दी तो आपका हाँ। इंटरनल कंबशन इंजन जो है उसने काम नहीं किया। उसके बाद जैसे ही गाड़ी तो यहाँ पे, मान लीजिए 20 या हाँ, 25 की स्पीड पे पहुंची, तो इंटरनल कंबशन इंजन ने टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह का ठीक है। सिस्टम रहता है। तो यहाँ लेकिन पे आगे बताइए। ये तो आपने, हाँ हाँ हाँ, विकास आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, बताइए।
हेलो। हाँ, हाँ, नहीं ये तो आवाज आपने बीच में थोड़ा सा चली गई थी, टेक्निकल, हाँ हाँ बताइए। ये, नहीं कोई, आपने एक हमें टेक्निकल पॉइंट बताया, लेकिन अब हम इस पे आते हैं कि क्या हाइब्रिड व्हीकल, हम्म। दो चीजें बताइए। एक तो ये कि क्या हाइब्रिड व्हीकल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कॉस्ट, मतलब परचेज कॉस्ट में क्या वो चीपर रहेगा, जो कि लगता नहीं है चीपर रहेगा, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन हैं, वो चीपर नहीं होगा। फिर उसकी मेंटेनेंस क्या नॉर्मल पेट्रोल डीजल व्हीकल के बराबर होगी या कम होगी या ज्यादा होगी। और तीसरी चीज ये बताइए कि इंडिया में कोई मतलब जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी क्या मतलब सफिशिएंट मॉडल्स हैं कि हमारे दोस्त उसको चूज कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में जरा बताइए। आपके पहले सवाल का जवाब तो यही होगा कि नो डाउट आपका एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा वो नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल से या इलेक्ट्रिक व्हीकल से महंगा होगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पार्ट्स लग रहे हैं। ठीक है। और जो ठीक पेट्रोल है। व्हीकल के लिमिटेशन से आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, उसके अंदर भाई पेट्रोल व्हीकल या जो सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ठीक है। लिमिटेशन से ठीक आप है। उसको ओवरकम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आपका मेंटेनेंस उसमें नो डाउट ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों मशीनें हैं, मोटर भी है और ठीक आईसी है। इंजन भी है, ठीक है। तो उसका भी मेंटेनेंस ज़्यादा ठीक है। होगा। ठीक है। और और तीसरी चीज की मॉडल्स कितने अवेलेबल हैं इंडिया में? इंडिया में देखिए, इंडिया में बेसिकली होंडा ने और टोयोटा ने लॉन्च करी हुई हैं, और वॉल्वो ने एक हाइब्रिड व्हीकल हाँ। लॉन्च किया है। लेकिन उनकी सेल हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सेल है। ठीक है। हाँ। तो टोयोटा की प्रायस है, होंडा सिविक की एक हाइब्रिड आती है। लेकिन उसके अलावा हाँ। इनकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही बहुत पॉपुलर हो पाए, क्योंकि इनका जो एफिशिएंसी है, मान लीजिए 1 लीटर में 33 किलोमीटर दे रही है, फिर भी आपको बैटरी तो रखनी पड़ रही है। तो उसके ये हमारे यहाँ पब्लिक में ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि अपनी कॉस्ट के अ- कारण, और कॉस्ट अगेंस्ट बेनिफिट हम लोग देखते हैं, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, उतना बेनिफिट है नहीं। अच्छा, तो नहीं, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि इसकी माइलेज जो है 1 लीटर में 33 किलोमीटर दे रही है। तो ये तो फिर उस हिसाब से आप देखिए कि अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट देखूं इसका जो है, तो वो तो मतलब क्या आपने कोई रफली कोई एनालिसिस वगैरह अवेलेबल है कि ये पाया गया है कि हाइब्रिड व्हीकल महंगी खरीदने में तो महंगी है, लेकिन जब हम चलाते हैं तो तब कोई एनालिसिस की गई है कि वो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार के कंपैरिजन में जो है वो कॉस्टली पड़ता है? देखिए, एनालिसिस एज सच मेरे पास तो कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ। यूएस हाँ। में काफ़ी पॉपुलर थे हाइब्रिड व्हीकल, टोयोटा के और निसान के भी। हाँ। तो इस तरह हाँ। के व्हीकल काफ़ी पॉपुलर थे। लेकिन वहाँ पे भी ये लोग पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी जो अपनी अच्छा। लिमिटेशन रहती थी, इसकी स्पीड लिमिटेशन आ जाती है, एक स्पीड के ऊपर आप इसे ले नहीं जा सकते। ठीक है। हाँ। और उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस भी रहती है। दूसरा, हाँ। क्योंकि आपका आईसी इंजन है, उसकी मेंटेनेंस है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट हाँ। अगर हम बोलें, जिसमें कि भैया मेरे को गाड़ी रखने हाँ। की जो टोटल कॉस्ट है, वो मेरे को अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पर डे अगर मैं कवर नहीं कर रहा, तो वो मैं रिकवर नहीं कर सकता कंपेयर टू अ पेट्रोल व्हीकल या कंपेयर टू अ अच्छा। अच्छा। इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ। ठीक है। तो ठीक इसी है। कारण इतने पॉपुलर नहीं हो पा रही है। ठीक है। ठीक है। वो आपने, ठीक है, तो संक्षेप में ये बताया कि अगर, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि अगर एक सर्टेन किलोमीटर हम डेली नहीं चला रहे हैं उसको, तो ये गाड़ी हमको महंगी पड़ेगी। और यही रीजन है कि इंडिया में भी इसको बहुत ज्यादा लॉन्च नहीं किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया एक टिपिकली कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट है, जहां पे अगर जो है वो वैल्यू अगर नहीं होती है, तो केवल ब्रांड के लिए या जिसको कहते हैं कि फैशन के लिए इंडिया में उतने मॉडल्स नहीं है। और ये जो है अगर लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें तो ये महंगी पड़ती है, और यही रीजन है कि गवर्नमेंट भी इसको उतनी इंसेंटिव नहीं दे रही है, जैसा कि विकास ने बताया। हाँ। तो आइए विकास, एक ये चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी आपने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की लास्ट या लास्ट ईयर लॉन्च की। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो पिछले 1-2 साल में आई है, फेम, फास्टर एडॉप्शन, इसका फुल फॉर्म क्या है, फास्टर फास्टर एडॉप्टेशन
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यही है शायद यस। फेम हाँ 1 जी। और फेम 2। तो फेम 2 में स्पेशली वो जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उस पर वो काफी उन्होंने जोर दिया है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है। तो खैर हम उस अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि जो इंडिया में मॉडल अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में, और कि अगर जैसे मान लीजिए कोई किसी को कार खरीदनी है तो वो क्या करे, मतलब अभी वो पेट्रोल डीजल की कार खरीद, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी सोच सकता है, आर देयर सफिशिएंट मॉडल्स, और अगर वो खरीदता है इलेक्ट्रिक व्हीकल तो भाई वो गाड़ी लेके जाए, और क्या इतनी चार्जिंग इंफ्रा अवेलेबल है कि वो मतलब उसको अपनी डे टू डे लाइफ में जैसे पेट्रोल गाड़ी पहले यूज करता था उसी हिसाब से इसको यूज कर इलेक्ट्रिक सके। व्हीकल तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। व्हीकल है, और लो मेंटेनेंस व्हीकल है, और गवर्नमेंट इस हाँ समय उसके अंदर काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है, खरीदने पे काफ़ी इंसेंटिव भी हाँ दे रही है, जिसके बारे में एक अलग हाँ टॉपिक है। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हम एक अलग लेवल ऑफ डिस्कशन करें। तो हाँ उसके अलावा लेकिन एज अ यूज़र इस समय आपके पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा है, टाटा की हाँ टिगोर है, या हाँ वेरितो है महिंद्रा की। फिर टाटा ने टाटा हाँ नेक्सॉन नेक्सॉन लॉन्च करी है। उसके अलावा हाँ। हिंडई कोना है, और अभी अच्छा। एमजी मोटर्स भी अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रही है। लॉन्च कर दिया उसने, अभी मार्केट में उतना आई नहीं है। तो इस तरह से व्हीकल हैं मार्केट में। और आप जान के आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य क्या होगा, मतलब आपको हमें पता, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें कोई भी आईसीएनजी मतलब कोई भी हाइब्रिड व्हीकल नहीं है, प्योरली अच्छा। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, केवल बैटरी पे ही चलेंगी। तो इससे हमको पता लगता है, क्योंकि इसके पीछे एक और कारण आप देखिए, अभी से गवर्नमेंट ये ऑफ क्या दिल्ली की मतलब, जो। हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ। चैतन्य। नहीं, हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो मॉडल्स आपने बताए अभी, तो ये मॉडल्स जो है मेनली हैचबैक में है या सेडान में है, एसयूवी में है, या मतलब ऑल अक्रॉस रेंजेस ये मॉडल्स अवेलेबल हैं? ये टिगोर और वेरितो तो आप हैचबैक कह सकते हैं इनको। और उसके हाँ। अलावा बाकी दो गाड़ियां जो एसवी सेगमेंट में हैं, एमजी मोटर की और कोना। कोना करीब 25 लाख के आसपास पड़ रही है। ये सब तो 10 लाख के अंदर अंदर हैं दोनों, वेरितो और टिगोर। तो मतलब जो टाटा की और महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो 10 लाख के अंदर की रेंज में है, और जो नेक्सॉन एमजी जो है, नेक्सॉन 10 लाख एमजी के ऊपर है। हेक्टर। नेक्सॉन करीब 12 लाख 13 लाख के आसपास जा रही है। उसके अलावा ये दोनों जो हैं 10 लाख के अंदर हैं। और कोना करीब 25 लाख की है। अभी अच्छा। एमजी मोटर वाली का प्राइस मेरे पास है नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा कि कोना उसका कितना। कोना किस कोना किस hyundai hyundai किसका आपने hyundai की बताया? है। hyundai कोना। हुंडई की है, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद विकास। अब एक चीज ये बताइए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक, मान लीजिए मैं लेट्स से कि हमारे कोई दोस्त हैं वो नेक्सॉन खरीदने जा रहे हैं, तो अब क्या वो जैसे अपनी पेट्रोल की गाड़ी वो डेली लेके जाते थे, मान लीजिए वो नोएडा में है, वहां से जो है वो जा रहे हैं, वो अराउंड 100-120 किलोमीटर का डेली वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को वो इसी तरीके से यूज कर सकते हैं डेली? हाँ, एज ऑफ नाउ तो अगर आपका आपका जो डेली कम्यूटिंग जो है वो 150 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो आप इन इन व्हीकल्स को बड़े हाँ आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका डेली कम्यूटिंग का मतलब ये हुआ कि भाई आप एक तरफ 70-80 किलोमीटर गए, दूसरी तरफ 70-80 किलोमीटर आए, तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे नोएडा से आप गुड़गांव जा रहे हैं, बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो आपके अगर ऑफिस में चार्जिंग इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें, हाँ ऑफिस में अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बहुत अच्छी बात है। उससे ये रहेगा कि हाँ आप गाड़ी, नहीं तो कई जगह आजकल पार्किंग में भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो पार्किंग है उसमें 20% पार्किंग स्पेस जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कर दिया है, जहाँ पे हाँ चार्जिंग पॉइंट भी रहेगा। उसके अलावा ऑफिस को हाँ। भी बोल दिया है, जो भी नई बिल्डिंग लॉज आ रहे हैं उसके अंदर उन लोगों को बोल दिया गया है कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करें। तो
अगर आप कम्यूट कर रहे हैं और आप देख लीजिए आपके ऑफिस के आसपास कोई ऐसी पार्किंग है जो कि हो। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई हाँ, नहीं। अभी आ गया, अभी आ गया। अभी आ गया ना? हाँ तो सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी एक चीज़ ये बताइए कि पीपीटी विजिबल है विकास? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। हाँ तो आप ये बता रहे थे कि एक मिनट। तो चार्जिंग आपने बताया कि गाड़ी अगर 150 100 150 किलोमीटर डेली चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताइए कि मेरे ऑफिस में चार्जिंग इंफ्रा नहीं है ना? जो नई हम्म। बिल्डिंग बनेगी, नई पार्किंग बनेगी, उसमें आएगी। तो इसके लिए मुझे मतलब मान लीजिए मैंने अपने घर में चार्जिंग सेटअप करवा लिया है, तो क्या मुझे अपनी गाड़ी फिर डेली चार्ज करनी पड़ेगी? डेली जब वो आएगी हाँ तो डेली मुझे चार्ज करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी हाँ, क्या देखिए रहेगी चार्जिंग? चार्जिंग फ्रीक्वेंसी तो नो डाउट अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेली करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आपकी बैटरी जो है डिज़ाइंड भी है इतने करीब करीब 5 से 6 हज़ार साइकिल्स चार्जिंग के लिए कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और हाँ दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब आप अगर घर में अपने चार्जिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाना चाह रहे हैं तो आपका जो आजकल जितने कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको कार के साथ, जैसे कोना है या एमजी मोटर है, ये लोग तो कार के साथ आपको चार्जिंग इंफ्रा आपके घर में चार्जर सेटअप करके दे रहे हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, जब आपने बताया 5 से 6 हजार साइकिल के बाद उसको चार्ज करना पड़ता है, या मतलब क्या नहीं है नहीं, वो? 5 से 6 हज़ार वो साइकिल मतलब उनके जो चार्ज डिस्चार्ज साइकिल है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है, उसका एक वो तो अपना उसके चार्ज बाद वो। डिस्चार्ज। हाँ, हाँ उसके बाद वो बैटरी मेंटेनेंस में जाएगी या रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सुना है कि उसकी लाइफ कोई अच्छी खासी होती है, मतलब अगर हम उसको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं या उसको प्रॉपरली चार्ज कर रहे हैं राइट फ्रिक्वेंसी पे, तो उसकी कितनी लाइफ होगी? 6 साल, 5 साल, कैसी होगी बैटरी की? बैटरी की करीब देखिए 4 साल के आसपास लाइफ होगी। कई हाँ मैन्युफैक्चरर जो है इस समय 7 साल की दे रहे हैं। और हाँ वो क्योंकि उनको गाड़ी बेचनी है, उनको मार्केट कैप्चर करनी है, और लोगों का हाँ बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है जिसके अंदर भाई बैटरी कितने दिन तक चलेगी। तो वो हाँ। अगर आपके 7 साल के अंदर बैटरी जो है डिग्रेड हो जाती है तो आपको वो रिप्लेस करके देंगे। तो अच्छा वो, अच्छा हाँ, अच्छा। एज ऑफ नाउ अगर जो फर्स्ट एंट्रेंट हैं, जो नए लोग अभी गाड़ी खरीदेंगे, उनको इसके बारे में बॉदर करने का ज़रूरत नहीं है। खाली एक इशू है कि आपको इस समय अगर आप कोई ईवी लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, तो आपको हाईवे ट्रेवल हो, अभी हाईवे ट्रेवल के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है कि मैं यहाँ वेरी से कानपुर चला जाऊँ, यहाँ से लखनऊ चला जाऊँ या ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। गॉट इट। या तो विकास, एक चीज बताइए कि अ, अ, दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी आई है ना? तो हाँ जी। जो जो और हमने फेम टू पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखी, जिसमें उन्होंने चार्जिंग इंफ्रा को प्रमोट किया हुआ है, और उसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला हुआ है कि अलग अलग स्टेट को उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है। तो वो सब तो खैर एक पॉलिसी लेवल की बात है, और उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, उस जनरली जो एक्सपर्ट्स हैं या जो नॉलेजेबल जनता है, तो वो लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। तो इसमें जो थोड़ा बहुत मैंने भी देखा, तो इसमें इन्होंने हर जो स्टेक होल्डर है पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन में, तो हर एक के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ रखा हुआ है कि अगर आप कार खरीद रहे हैं, अगर आप कंज्यूमर हैं, तो उसमें उन्होंने रखा हुआ है कि फर्स्ट सर्टेन नंबर, कुछ फर्स्ट 1000 या कुछ ऐसे है, तो अगर आप वो गाड़ी खरीदते हैं तो कुछ आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक की इंसेंटिव सब्सिडी भी है। है। सिमिलरली थ्री व्हीलर्स के लिए भी है, टू व्हीलर्स के लिए भी है। और इसके अलावा रोड रजिस्ट्रेशन वगैरह की सारी फी माफ है, वैट रोड वगैरह टैक्स और माफ। रजिस्ट्रेशन फी दोनों ही वेव ऑफ कर दी गई हैं। हाँ और आपको पहली 1,000 गाड़ियों पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव दे रही है गाड़ी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सरकार मतलब, सॉरी। और आप ये देखिए कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसमें यही है, ये पॉलिसी टोटल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इसमें हाइब्रिड व्हीकल इंक्लूडेड नहीं है। हाँ और इस पॉलिसी के अंतर्गत इन लोगों ने भाई आपको जो एक डिमांड क्रिएट करनी होती है
व्हीकल की डिमांड क्रिएट करेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरर भी बनाने में उसको कॉन्फिडेंस है। तो डिमांड हाँ, क्रिएट करने के लिए ये पॉलिसी जो है बिल्कुल कारगर अच्छी है। साबित होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि तो आपने इस रजिस्ट्रेशन फी वेव ऑफ कर दिया, आपने रोड टैक्स वेव ऑफ कर दिया, आप पहली 1000 गाड़ियों को 1.5 लाख तक का इंसेंटिव दे रहे हैं। हम्म हाँ, तो अपना आप एक लग। चीज बताइए कि जैसे इसमें ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए तो है, मान लीजिए 1000 के बाद भी जो कंज्यूमर्स बचते हैं, तो उनको मान लो कि लाख 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम उनका ये सब सारा टैक्स वैक्स वो सब माफ हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली एक काफी हेल्प मिलेगा उनको। और 1.5 लाख जो है, ये 1.5 लाख रुपए आई थिंक ये एक अपर लिमिट है, कुछ हाँ, अपर परसेंटेज है लिमिट है। व्हीकल। हाँ, हाँ, वो कुछ आई करेक्ट थिंक करेक्ट। परचेज कॉस्ट का कुछ परसेंटेज है वो, मेरे हाँ ख्याल जी, से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो तो खैर पॉलिसी में हमारे दोस्त उसको जाके गूगल भी कर सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी कुछ है, या जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी कुछ है इसमें? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए उन लोगों ने बेसिकली फेम टू में मैन्युफैक्चरर के लिए इंसेंटिव हैं। और ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके अंदर ये ओवर एंड अबव फेम टू है, मतलब फेम टू के जो अपने बेनिफिट्स हैं वो अपनी जगह हैं, ये उसके ऊपर हैं। ठीक है। तो फेम हम्म, टू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का, उसका फोकस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको, मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रा जो है उस पर उसका फोकस है। वेर एज जो इसका फोकस है, दिल्ली गवर्नमेंट की बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी का फोकस है, ये है कि पूरा का पूरा आपको डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो उसके हाँ हाँ अंदर, हाँ हाँ, तो इन दोनों का फोकस थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, इसके लेकिन अंदर जब मैं, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें भी मैं देख रहा था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें मैं देख रहा था कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी जो है वो उन्होंने इंसेंटिव रख रखी है कि उनकी भी आई थिंक टैक्स वगैरह और उनको छूट दी गई है। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे फिर से एक बार देखना पड़ेगा, बट उनके लिए भी मैंने पढ़ा था कि उनके लिए भी अच्छी इंसेंटिव है कि उनके भी कुछ जो टैक्स वैक्स हैं और वो सब माफ हो जाएंगे। और चार्जिंग इंफ्रा के लिए तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा। इंसेंटिव दे रखी है कि उनको जो है लैंड वैंड अवेलेबल कराई जाएगी और उनको बड़ा जल्दी उनको क्लियरेंस मिल जाएगा और सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। तो और उनको जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जिंग इंफ्रा पे मिलेगी वो भी उसका भी कुछ कंसेशनल रेट होगा, जो कि जो रेगुलेटर है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो निर्धारित करेगा। बट डेफिनेटली वो एक कंसेशनल रेट होगा। तो इस पॉलिसी में सबके लिए कुछ ना कुछ है, और इसीलिए जो है, और जो जैसा कि आपने बोला कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भैया तुम मैन्युफैक्चरर्स को और चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइडर को सबको एम्पावर कर दोगे, बट अल्टीमेटली जब खरीदने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा। तो इसमें जो आपने बोला कि डिमांड क्रिएशन को सेंटर में रखा गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब आते हैं जो हमारे एक सबसे बड़े क्वेश्चन पे, कि जो हमारे मेन ऑडियंस हैं, कि जो हमारे यंग दोस्त हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो या फ्रीलांसर्स हैं, तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आपको लगती है विकास? हम क्या इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास बहुत कैपिटल नहीं है तो? देखिए, बहुत कैपिटल नहीं है तो हाँ पहली बात तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें बताऊंगा हाँ, कि थोड़ा सा विकास अपनी आवाज थोड़ी सी और ऊंची रखिएगा तो और। हाँ, हाँ, मैं हाँ हाँ इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है हाँ कि आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको हाँ जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम्म जितने वर्ल्ड ओवर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जिसमें हाँ टेस्ला मोटर सबसे आगे है इनोवेशन के मामले में, हम्म, वो लोग इसको एक खाली कम्यूटिंग के लिए नहीं पोजीशन कर रहे, मतलब उसको एक गैजेट की तरह प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन है, आपका गैजेट है, आपका गैजेट है जिसमें एक बात करना खाली वन ऑफ द फीचर्स है, केवल एक फीचर है। उसके अलावा एक गैजेट की तरह आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप गेम भी खेलते हैं, आप उसके ऐप इस्तेमाल करके जो भी आपका इंटरेस्ट है उस तरह का आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलॉन मस्क ने अपनी टीम को यही टारगेट दिया कि जो कार है वो एक गैजेट की तरह प्लेस की जाए। तो जब गैजेट की तरह प्लेस की जाएगी तो उसके अंदर, कार के अंदर काफी आपका ऑटोमेशन रहेगा, ऑटोमेशन के साथ साथ सॉफ्टवेयर कंट्रोल बहुत सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। हम्म, तो मेरा, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका हाँ व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है,
तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो मेन, अगर कार की बात करें तो कार के हाँ अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेन कंपोनेंट है बैटरी है। बैटरी में हाँ काफ़ी इनोवेशन करना है, इनोवेशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी हाँ इंडिया में लिथियम आयन बैटरी के उतने मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, लेकिन वो एक हाँ कैपिटल इंसेंटिव है, इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसके हाँ अंदर अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए, कुछ इन्वेस्टर्स होने चाहिए। आप उसको और काफ़ी इनोवेट करना है, उसके बाद जाकर के आप अपनी बैटरी डेवलप करेंगे। तो ये एक एरिया है जहाँ पे सोच सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कार में आते हैं तो कार के इस समय अगर आप देखेंगे कि व्हीकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम्म, डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है, लेकिन अच्छा उसके अंदर मेरा ये कहना है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो व्हीकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो मैन्युफैक्चरर अपनी जगह रहेगा। आप उसको व्हीकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसके लिए आप डेवलप कर सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर कि भाई ये गाड़ी का व्हीकल मैनेजमेंट है, उसके अलावा ये अपडेट्स हैं। चाहे उसके अंदर अगर आप देखेंगे इस समय ऑटोनोमस व्हीकल, अगर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे टेस्ला मोटर की ऑटो ड्राइवरलेस कार की बात हो रही है, ठीक है। हाँ तो उस लेवल पे हम इनोवेशन कर सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि तो उसी से आपका ये पूरा पूरा का पूरा तो इकोसिस्टम डेवलप होगा। हाँ तो जो उसके आप अलावा हम्म बताइए बताइए हाँ हाँ, उसके अलावा अगर हम जाते हैं, हम मोटर में जाएंगे, तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है इसका, हाँ मोटर के, हाँ आप देखेंगे भारत में मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं, ठीक हाँ है। आप इसके अंदर जनरली जो है सिंक्रोनस मोटर लगेगी या इंडक्शन मोटर लगेगी, तो हम्म, वो मोटर के मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं। तो हाँ उसमें आप जाइए, ज़रूर जा सकते हैं मोटर मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आपको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा। और हाँ वो एक इस्टेब्लिश मार्केट है, उसको जो इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर है उनको ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना है, और वो उसके लिए मोटर बना सकते हैं, आपको उनके साथ compete करना पड़ेगा। तो ठीक है ये हम्म, तो गाड़ी की बात हो गई। फिर हाँ अगर हम आपका अगला सवाल जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो चार्जिंग हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी स्कोप है। चार्जिंग हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है वो, अब जैसे मैंने अभी अपने डिस्कशन के दौरान बताया था कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 20% पार्किंग स्पेस के अंदर मिनिमम 20% इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट होनी, जो व्हीकल जो पार्किंग स्पेस है 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रिजर्व होना चाहिए। तो इसका मतलब 20% अगर रिजर्व है, मान लीजिए 100 पार्किंग है, तो 20 पार्किंग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, तो उसे 20 चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। तो आप सोचिए, हम्म। भारत भर में इतने सारी चार्जिंग पार्किंग हैं, तो हर जगह अगर 20%। तो विकास जो मुझे जो अगर मैं उसको समराइज करूं तो आपने चार पांच चीजें बताई। तो एक तो आपने बताया कि भाई सबसे पहला है कि बैटरी, तो बैटरी को लिथियम आयन बैटरी को बनाना जो कि थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन वो एक ऐसा मार्केट है कि जिनको कैपिटल का एक्सेस है। मुझे पता है कि कुछ एक स्टार्टअप्स हैं जो कि लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वो स्टार्टअप्स हैं, मतलब दे हैव टाइड अप विद आईआईटीज एंड अदर हायर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, एंड बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर वो कंपनी है एक, तो वो कर रही है। तो एक वो अपॉर्चुनिटी है बैटरी वाला कि आप लिथियम आयन बैटरी आप करने लगो मैन्युफैक्चर। दूसरी जो आपने बात की कि भाई मोटर है, बैटरी के साथ मोटर है, बट मोटर ऑलरेडी इंडिया में काफी एक तरीके से हम कह सकते हैं कमोडिटाइज टाइप का प्रोडक्ट हो चुका है, तो उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो लेकिन जो है अगर किसी को मूव करना है, कोई ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी ये फ्यूचर डिमांड इस प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो वो मूव कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपने बताई कि चार्जिंग इंफ्रा सेटअप करने का काम है, तो उसमें चार्जिंग इंफ्रा में जो मुझे लग रहा है कि ईपीसी वाला जो काम है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, कि भाई मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं चार्जिंग इंफ्रा सेटअप कर रहा हूँ, एक तो वो हो गया, और दूसरा मैं चार्जिंग इंफ्रा को मेंटेन कर रहा हूँ, है ना। तो चार्जिंग इंफ्रा को, जैसे मान लीजिए एनडीएमसी है या नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी ने मुझे चार्जिंग इंफ्रा का जो है अगले 3 साल के लिए या 5 साल के लिए मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब मैं उसको पूरा, जैसे पेट्रोल पंप होता है उस तरीके से मैं चार्जिंग इंफ्रा को मेंटेन कर रहा हूँ, तो एक वो डीलरशिप हम कह लें चार्जिंग इंफ्रा की, वो हो गई। उसके अलावा जो है चार्जिंग इंफ्रा में जो कंपोनेंट्स हैं विकास, वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपोनेंट्स होंगे, है ना, वायर हो गई या बाकी देखिए उसके ट्रांसफार्मर अंदर वगैरह। आपका कंट्रोलर है। अब
आपका हाँ जहाँ पे भी चाहे, जैसे आपका जो चार्जिंग के लिए जब आप जो चार्जिंग स्टेशन सेटअप करते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर मेजर जो आपका कंपोनेंट है कंट्रोलर है। उसके हाँ पीछे जो होगा आपका जहाँ से आप मेन यूटिलिटी से सप्लाई लेंगे, जो कि हाँ। आपका तो सर, हाँ। लोकेशन, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर सेटअप करना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ। इसके अलावा आपको जितने भी आपको जितने भी एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी एक लगेगा हाँ, विकास की। वो सारी चीजें उसके अंदर, जो भी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर प्रोटेक्शन हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, आपका हाँ आपका केबलिंग हो गया, वो सारी हाँ। चीजें उसके अंदर आएंगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीज नहीं है, जो बहुत एक आम, इनोवेटिव चीज नहीं है जैसे कि हाँ, बैटरी बहुत है इनोवेटिव ना। भी नहीं है। हाँ, हाँ हाँ तो बस उसके अंदर जो मेजर आपका जो उसका मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहेगा कि भाई बैटरी कितनी चार्ज हो गई, कितना, तो वो भी ऑफ द शेल्फ मार्केट में अवेलेबल है। तो जो हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इसमें जाना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से इसमें सोच सकते हैं और जा सकते हैं। तो चार्जिंग इंफ्रा में जो एक तरीके से हम कह लें कि जैसे हमारा बड़े बड़े प्लांट में हमारा एक कंट्रोल सिस्टम रहता है, स्कैडा रहता है जिसमें कि पूरी जानकारी आती है, उसी तरीके से चार्जिंग उतना इंफ्रा पे उतना भी। उतना इलाबरेट सिस्टम नहीं होता। आपको हाँ एक तरह से जो आपकी बैटरी है, जिस बैटरी को वो चार्ज कर रहा है, उस बैटरी के साथ वो कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट कैसे करेगा कि भाई उसको जो चार्जिंग करंट है उसके थ्रू उसके उसी से वो अंदाजा लगाएगा कि बैटरी मेरी कितनी चार्ज हो गई। ठीक तो है ठीक है। जैसे हाँ, पेट्रोल पंप में वो हमें दिखाता है कि भाई ये 500 का मुझे भरवाना है तो 500 के पास पहुंच गया, या अगर मेरी टंकी फुल होनी है तो मेरी टंकी फुल हो गई। तो उस टाइप का वो सिस्टम रहेगा, है ना। तो जो विकास, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोली, जो जिस पर मैं सबसे लास्ट में आ रहा हूं, आपने बोला कि जो पूरा व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपने बोला कि भैया वो उसको कार की तरह मत समझो, उसको एक लिविंग एंटिटी की तरह समझो, उसको एक इंटेलिजेंट एंटिटी की तरह समझो। और आपने बोला कि जैसे एप्पल आईफोन ने जो है एक अपना डेवलपर वाला ऐप स्टोर बना दिया, उसी तरीके से जो है वो टेस्ला मोटर या इस तरीके के जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कल को जो है वो एक अपना एक स्टोर बनाएंगे, और जो हमारे सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं वो उसमें नए नए अपने ऐप स्टोर में जाकर के और अपने ऐप्स डाल सकते हैं, और इस तरीके से वो धीरे धीरे और स्ट्रेंथन होता जाएगा, है ना विकास। आप इसको ऐसे देखिए कि अभी तक जो हम कार चलाते हैं, वो हाँ कार एक मशीन की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अकेला ड्राइव करने जा रहा हूँ और अकेली लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, उस दौरान मैं कार से बात कर सकूँ, हाँ कार मेरी बात को समझ सके, उसके हाँ। मुताबिक काम कर सके, मेरी बातों का जवाब दे सके, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो, क्योंकि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी का भी काम बिल्कुल। चल रहा है काफ़ी। तो वो एक, जो मैंने आपको बीच में बोला था कि वो कार को एक गैजेट की तरह पोजीशन करना चाह रहे हैं, ना कि एक खाली व्हीकल की तरह। तो बिल्कुल। तो ये जैसे, उनका, हाँ, हाँ, तो जैसे ऐप स्टोर आने से जो है, या एंड्रॉयड स्टोर आने से जो है ना हमारा, जो डेवलपर्स को काफी एक फिलिप मिला, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट जरूर करती है। अब हाँ, वो एक देखने की बात है कि भाई वो मतलब कितनी एंड्रॉयड टेक ऑफ ने करती है, या हाँ कितना टेक ऑफ करता है, मैन्युफैक्चरर कितना अलाउ करता है। अब जैसे हाँ एप्पल था, शुरू शुरू में जब एप्पल आया तो उसने बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स अलाउ नहीं किए थे, लेकिन बाद में हाँ। मार्केट डिमांड या मार्केट फोर्सेस ने उसको फोर्स किया, वो थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत सारे अलाउ कर देता है। तो ठीक है वही आज ठीक उसको है कह पाना कठिन है, लेकिन ठीक है ठीक है। तो एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा विकास, कि हमने इन सारी चीजों पे बात की कि इस डोमेन में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक और अपॉर्चुनिटी जो मैं देख रहा था, और वो मैं दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में मैंने देखा कि ये जो चार्जिंग इंफ्रा पे जो टेक्नीशियंस लगेंगे, है ना, या बैटरी सिस्टम को
या जो नई गाड़ियां आएंगी इनको मेंटेन करने के लिए एक जो नए स्किल की जरूरत होगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो है, जो एक कॉम्पिटेंस की जरूरत है, जो एक स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, ये अभी ऑलमोस्ट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो उसको भी डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, वो भी अपने आप में एक बड़ा मार्केट है। तो जो स्पेशली बहुत बड़ा मार्केट है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। हाँ वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और क्योंकि आप ये देखिए कि आने वाले समय में जो हमारे मैकेनिक्स हैं, या हाँ जो, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे जो पुराने मैकेनिक्स हैं हम उनको बिल्कुल नए मैकेनिक, उनको हमको ट्रेन करना पड़ेगा हाँ इस व्हीकल के लिए, तो हाँ जिसके अंदर उनकी हार्डवेयर ट्रेनिंग बिल्कुल उनके लिए तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नई एंटिटी होगी। हाँ उसको तो उसको उसको उनको तो कार्बोरेटर और कूलेंट और इसके इन चीज़ों का ज़्यादा अनुभव होगा। लेकिन हाँ यहाँ आएंगे देखेंगे भाई मोटर है, उसके अलावा आपका कंट्रोलर है, आपका बैटरी है, ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं। उसके बाद हाँ छोटी मोटी चीज़ें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम या डोर या मैकेनिकल सिस्टम और छोटे मोटे हो गए, उसके अलावा कोई खास सिस्टम उसके अंदर है नहीं। तो उस हाँ चीज़ हाँ, के लिए उनको ट्रेन करना, ठीक है। तो उस, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई पुराना, जो हमारे पुराने PSTN फोन होते थे, जिसमें बटन रहते थे, उस वाले उस बंदे जो उसको मैकेनिक, उसका जो भी रिपेयरमैन होगा, उसको मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग पे लेके जाना है, तो उसको मेरे को जितनी ठीक है, ट्रेनिंग ठीक है। देनी पड़ेगी उस हाँ तरह का हाँ एक। नहीं, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। तो इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और स्पेशली आज हम जैसा देख रहे हैं कि कोरोना समय में जो एक पूरा का पूरा सडन शिफ्ट हुआ है, तो इसके लिए ऐप बनाना और इसके लिए डिजिटल कंटेंट डेवलप करना, कंसल्टिंग करना इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो मेजर शिफ्ट करेंगे, तो उनके लिए जो है इंजीनियरिंग करना, कंसल्टिंग करना। तो ये स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सब भी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, ये भी अपने आप में बड़ा मार्केट है, जिसको हमारे एंटरप्रेन्योर्स इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट यहाँ पे मैं नेगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहा हूँ। एक्सप्लॉइट मतलब कि उसका उसका अपॉर्चुनिटी को का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक लास्ट में हम अब हमारा समय समाप्त होने वाला है, तो हम इस पे एक बात करेंगे विकास की, चाइना से जो अभी हमारी कंट्री की प्रॉब्लम चल रही है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की चल रही है। तो हमने ये देखा है कि पहले जो है, जैसे जो ये जो ई रिक्शाज होते थे, तो इस ई रिक्शा का एक मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा काफी बड़ा था। तो लोग क्या करते थे कि चाइना से जो है वो मटेरियल मंगा के और असेंबल करके और वो ई रिक्शा वगैरह बेच रहे थे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सारे सेगमेंट में आएगा वो, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में भी आएगा, वो हैवी व्हीकल्स में भी आएगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट जो बसेज होंगी, डीटीसी या जो इस तरह की बसेज हैं, वो भी उसमें भी आएगा। तो ये मतलब चाइना से अगर रिफ्ट होगा, तो क्या, चाहे वो स्टील हो गया, या जो है और कोई मूविंग पार्ट्स हो गया, या इवन बैटरी हो गया, तो कुछ असर पड़ेगा, या हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, हम इसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब क्या असर होगा, एक संक्षिप्त में बताइए। देखिए, जो इस समय रिफ्ट है चाइना के साथ हमारे लिए, हाँ ये हाँ इनिशियल स्टेज पे तो जरूर एक रुकावट पैदा करेगा। लेकिन हाँ एक अंग्रेजी में वर्ड होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ। ये एक हमारे देश की ईवी मार्केट के लिए, ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सबके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग इन अच्छा। डिस्गाइज इस तरीके से है कि चाइना से अगर आ रहा होता सामान, तो हाँ, हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग उतनी ठप पड़ डेवलप नहीं जाती। हो पाती, हाँ डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि हाँ हाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। एक मैच्योर मार्केट, मैच्योर तो नहीं बोलूँगा लेकिन मार्केट काफ़ी बड़ी है। हाँ। और वो इस समय उठा करके, जैसे अगर आपको आइडिया हो कि सोलर PV के अंदर अभी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई, हम बिल्कुल कॉस्ट इतना बिल्कुल। कम नहीं कर पाए, वही यहाँ भी हाँ। होने लगता है। क्योंकि अच्छा। वैसे भी हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है, हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल हम प्रोवाइड कराएं। तो हाँ अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड कराने के लिए हमको पहली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में हो, जिससे कि हमारे हमारी ग्रोथ भी हो, और एक अफोर्डेबल व्हीकल हमारे आम इंसान को मिल सके, आम कंप्यूटर को मिल सके। तो ये हम्म। चाइना के साथ रिफ्ट का इनिशियल में जरूर, नो डाउट, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो ये हाँ। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो विकास, अगर आप बता सकते हैं, अगर कि चाइना से बेसिकली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में क्या क्या सामान हम इंपोर्ट करते हैं, ब्रॉडली अगर आप कुछ बता सकें देखिए, जनरली। जैसे आप ई रिक्शा की बात करेंगे तो चाइना से
बल्कि दिल्ली में हमारी करोल बाग मार्केट है, वहाँ पे बहुत सामान चाइना से आता था, छोटे छोटे कंपोनेंट तक आते थे, जैसे आपका हॉल सेंसर हो गया, एक्सेलरेशन कंट्रोल के लिए हो गया, कंट्रोलर हो गया, आपकी हाँ मोटर हो गई। हाँ हाँ, हाँ बैटरी नो मिल जाती थी यहाँ पे आपको। बाकी हाँ हार्नेस हो गया, वो भी चाइना से, हार्नेस मतलब जो वायरिंग हो गई वो भी हाँ चाइना हाँ। से मंगाते थे। ठीक है। तो तो ये जो हाँ, तो ये जो ई रिक्शा में जो बैटरी है अभी जो लग रही है वो वही लेड एसिड वाली ही बैटरी है। लेड एसिड लग रही है, लेकिन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो, और फेम के अंदर भी जो इंसेंटिव मिल रहा है, वो इस समय खाली लिथियम आयन या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी अगर इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए मिल रहा है। लेड एसिड के लिए ई रिक्शा को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अच्छा तो उनको कहा जा रहा है कि आपको लिथियम आयन या निकल NiMH बैटरी बोलते हैं, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी में आप मूव करिए, तभी उनको नहीं, लेकिन बेनिफिट क्या, मिलेगा। लेकिन कार वगैरह में तो जो है लिथियम आयन ये लेड एसिड बैटरी को भी अलाउ तो कर रहा है मेरे ख्याल से, नहीं कर रहा है? नहीं, अभी आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर लिथियम अलाउड तो है, लेकिन आपको जो इंसेंटिव है वो नहीं मिलेगा। और अच्छा, वैसे भी लेड एसिड बैटरी कहीं से भी सक्सेसफुल है ही नहीं, फिर आप कोई रेंज दे ही नहीं सकते उसको। ठीक है आप ठीक है अगर ठीक कार को अच्छी रेंज देनी है तो आपको लिथियम आयन में जाना ही पड़ेगा, वही एक कारगर टेक्नोलॉजी है। लेड है। एसिड तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो उसको या ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं लॉन्ग या टर्म में। इसकी करेक्ट करेक्ट कि वो बहुत टेक्निकल हमें जाना पड़ेगा, बट वही है कि कार का वेट बहुत बढ़ जाएगा और लेड एसिड में वो परफॉर्मेंस नहीं है और मेंटेनेंस उसकी बहुत ज़्यादा है। तो विकास, हम हमारे पास टाइम अब समय समाप्त हो रहा है, और हम जैसा कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाना नहीं चाहते थे, आप एक इंजीनियर हैं और आप उसमें से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आपको बहुत आप गहरी नॉलेज रखते हैं, तो डेफिनेटली हम आपकी नॉलेज का फायदा उठाएंगे। तो हम आज इसको यहीं समाप्त करते हैं, और ये टॉपिक वास्ट है। और दोस्तों, आप इस टॉपिक पे बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जो हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, वो जरूर हमारे चैनल पे जब हम इसको अपलोड करेंगे उस पर बताइएगा। और अगर आपका कुछ ऐसा हमें लगता है कि कुछ आपकी और क्वेरीज है जिसको आंसर करना है या जिसके बारे में एक और डिस्कशन की जरूरत है, तो हम जरूर विकास को फिर से बुलाएंगे और इनके नॉलेज का हम यूज करेंगे। तो विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीजें, बहुत ऐसी टेक्निकल चीजें बताई और बड़े सरल शब्दों में बताई, जो कि हम पीडीएफ डाउनलोड करके और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के जो है ना वो हम नहीं कर पाते। तो एक हमें एक आउटलाइन मिल गया, एक हमें जस्ट एक अवेयरनेस मिल गई, और आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू चेतन, मेरे को भी आपने अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बाय।